ठीक है, तो लास्ट क्लास हमने ये देखा था कि ऑल दिस वी डिस्कस्ड अबाउट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. ठीक है, then last class we started discussing about the reactions involving the cleavage of CO bond. ठीक है, ये दो तरह की रिएक्शंस अल्कोहल्स यहाँ पर शो करते हैं. So we were discussing about the reactions involving cleavage of CO bond. ओके, इनमें पहले हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, that is the reactions of alcohols with hydrogen halides. ठीक है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, और इसी के साथ हमने ल्यूकास रिएजेंट भी डिस्कस किया था. ल्यूकास रिएजेंट, can somebody tell how do we distinguish different types of alcohol by using Lucas reagent? by turbidity of different compounds. Yes, turbidity. तो सबसे इमीडिएट टर्बिडिटी हमें किससे मिलती है? 3 degree. 3 डिग्री से. ओके, और सबसे लास्ट टर्बिडिटी हमें किससे मिलती है? प्राइमरी अल्कोहल से, 1 degree. या 1 डिग्री अल्कोहल से. ठीक है, नाउ अब हम सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस की यहाँ पर बात करते हैं. सो वी हैव रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल with phosphorus trichlorides, or you can say phosphorus trihalides. We have reactions with phosphorus trihalides. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इफ यू टेक हियर, लेट्स टेक वी हैव ROH, और इसकी रिएक्शन हम करते हैं लेट अस से PBr3 के साथ. सो हियर वी गेट RBr एज द मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, और इसके साथ हमें यहाँ पर मिलता है H3PO3. ये बाई प्रोडक्ट है, हमें मेनली यहाँ पर मतलब है RBr से, दैट इज अल्काइल हैलाइड. तो हमें यहाँ पर अल्काइल हैलाइड्स मिलते हैं, अल्कोहल से हमें अल्काइल हैलाइड्स मिलते हैं इस रिएक्शन में. ठीक है, सो बेसिकली हियर द न्यूक्लियोफाइल इज X माइनस, और यहाँ पर हमारे पास है Br माइनस. तो इस तरह से ये रिएक्शंस होती है यहाँ पर. नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन ऑफ रिमूविंग वाटर. Reactions of removal of water from alcohol. ठीक है, such reactions are also called as dehydration. डिहाइड्रेशन, तो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज करते हैं. सो वी यूज सम स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स. डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का काम क्या है? दैट दे रिमूव वाटर. ठीक है, फॉर एग्जांपल concentrated H3PO4, that is phosphoric acid, and we use concentrated sulfuric acid, and also we use anhydrous zinc chloride, and also we use here Al2O3, और यू कैन से alumina. तो ये सारे हम यहाँ पर एज ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज करते हैं. तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई अल्कोहल हुई, जैसे मान लो RCH2OH, इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ RCH2OH. ठीक है, ये हमारे पास कोई अल्कोहल है, तो जब इन अल्कोहल्स पर, ठीक है, देखो थोड़ा और क्लियर दिखाने के लिए मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूँ. जैसे मान लो हमारे पास कोई अल्कोहल है, लेट अस से वी हैव RCH2OH. ठीक है,
इस तरह से हमारे पास यहाँ पर कोई अल्कोहल है, लेट्स से हमने कोई प्राइमरी अल्कोहल लिया है यहाँ पर, तो जब किसी प्राइमरी अल्कोहल पर आप इनमें से कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स डालते हैं, so whenever you put any dehydrating agents, the water molecule is removed. The water molecule is removed like this. H2O gets removed and here we get alkene. तो इस तरह से हमें यहाँ पर अल्कीन्स मिलती हैं। तो इन सारी रिएक्शंस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखो बताइए मुझे कि यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको मैकेनिज्म दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की, व्हाट इज द मैकेनिज्म विच इज फॉलोड ओवर हियर। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास पहला स्टेप क्या है यहाँ पर, जरा देख लेते हैं। तो मान लो हमारे पास ये कोई अल्कोहल है, इस तरह से इसको मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है। ठीक है, मान लो इस कार्बन को मैंने बोल दिया अल्फा कार्बन, जिस कार्बन पर मेरा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसे मैंने बोल दिया अल्फा, उसके पड़ोसी कार्बन को बोल दिया बीटा। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पास एक अल्कोहल है, अब हम डाल रहे हैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, तो ये सारे हमें क्या देंगे, H+ देंगे। ठीक है, अब देखो ये अल्कोहल जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अल्कोहल एक बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये एक बेस की तरह बिहेव कर सकता है एंड H+ इज कमिंग फ्रॉम एसिड। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि एसिड बेस रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शंस काफी फास्ट होती हैं बिकॉज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। तो ये कैसी रिएक्शन है, दिस इज अ टाइप ऑफ एसिड बेस रिएक्शन और एसिड बेस रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, देखो OH इट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H+ को डोनेट करेगा तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा। नाउ व्हेन इट गेट्स प्रोटोनेटेड यहाँ पर हमें मिलेगा OH2+। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमें एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलता है। ठीक है, दिस गेट्स प्रोटोनेटेड। तो ये पहला स्टेप है, इस पहले स्टेप को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। दिस इज नोन एज प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब बताइए स्टेप 2 क्या होगा। अब तक तो आप समझ गए होंगे क्योंकि ये स्टेप हम बहुत बार लिख चुके हैं। बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एनीवन। H2O रिलीज हो जाएगा। यस, बिकॉज ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन वुड लाइक टू रिड्यूस इट्स पॉजिटिव चार्ज। सो ऑक्सीजन पर यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ ले लेगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, एक कार्बोकेटायन। ठीक है, और ये जो है ये एक स्लो स्टेप होता है या फिर इसको आप बोल सकते हो दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस पूरे रिएक्शन की रेट इस कार्बोकेटायन पर डिपेंड करती है। द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। सो यहाँ पर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो आप ये याद रख सकते हो यहाँ पर कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, जब भी किसी रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट बनता है तो वो उस रिएक्शन की रेट उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। सो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। इसको शॉर्ट में हम इस तरह से लिख लेते हैं। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आता है? ठीक है, इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। ओके, ये हो गया स्टेप 2। तो स्टेप 2 को मैं क्या बोल सकता हूँ, स्टेप 2 को हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। जनरली आप ये चीज याद रख सकते हो कि जब भी कोई इंटरमीडिएट बनता है तो वो स्टेप जनरली स्लो होता है और उसी को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्टेप 3 क्या हो सकता है। अभी हमारे पास कार्बोकेटायन बन चुका है यहाँ पर ना, तो अभी हमारे पास क्या है, वी हैव समथिंग लाइक दिस। ठीक है, नाउ टू रिड्यूस द पॉजिटिव चार्ज दिस H which is next to the carbon, it gives its electrons here and it comes out in the form of H+। तो यहाँ से H+ बाहर निकल जाता है और यहाँ पर हमें मिल जाता है अल्कीन।
और ये H+ यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले स्टेप में यही H+ यूज हुआ था और थर्ड स्टेप में यही H+ बाहर निकल गया। ठीक है, दैट मीन्स दिस H+ इज हियर एक्टिंग एज एन कैटलिस्ट। H+ यहाँ पर या फिर जो एसिड हमने यूज किया वो एज ए कैटलिस्ट काम करता है। ठीक है, तो इस स्टेप 3 को हम क्या बोल सकते हैं? एलिमिनेशन ऑफ द प्रोटोन। इसे हम बोल सकते हैं एलिमिनेशन ऑफ द प्रोटोन। सो इन 3 स्टेप में ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन हम बोल सकते हैं कि टर्शरी अल्कोहल का रेट सबसे ज्यादा होगा। टर्शरी अल्कोहल विल बी ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्कोहल विल बी ग्रेटर देन प्राइमरी अल्कोहल। ओके, चलो हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ले लेते हैं। लेट्स से वी टेक हियर इथेनॉल CH3CH2OH। ठीक है, जब इथेनॉल हमने लिया, अगर मान लो इसका मुझे डिहाइड्रेशन करना है तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4। ठीक है, अच्छा देखो ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है, इसी वजह से आपने देखा होगा कि क्या लैब में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को डायरेक्टली हाथ में लेने से मना किया जाता है। ठीक है, बिकॉज अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपके हाथ पे गिर जाता है तो वो आपका पूरा स्किन जो है वो बर्न कर देता है। ठीक है, वाई? बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ऑल द मॉइस्चर। तो पूरा स्किन बर्न हो जाता है, सारा वाटर रिमूव हो जाता है, सारा मॉइस्चर रिमूव हो जाता है, सिर्फ हड्डियां बच जाती है। तो इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को कभी हाथ नहीं लगाया जाता डायरेक्टली, बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये हमने लिया प्राइमरी अल्कोहल। इस प्राइमरी अल्कोहल पर जब हमने डिहाइड्रेशन किया तो यहाँ पर हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, और साथ में मिलेगा वाटर। अब मान लो हमने लिया कोई सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे मान लो हमने लिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इस तरह से। तो जब मैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पर डिहाइड्रेशन करता हूँ तो मुझे थोड़ा कम क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है इन डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर थोड़ा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा कम क्वांटिटी यूज करते हैं इस H3PO4 का। ठीक है, जितना यहाँ यूज किया था उससे थोड़ा कम यूज करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आपको और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जब भी हम डिहाइड्रेशन करते हैं किसी अल्कोहल का, जब भी हम डिहाइड्रेशन करते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल शुड रिजल्ट इनटू मोर स्टेबल अल्कीन। इट शुड रिजल्ट टू मोर स्टेबल अल्कीन। तो अगर आपके पास दो अलग अलग तरह की अल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है, दो या दो से ज्यादा, देन यू शुड गो फॉर द मोस्ट स्टेबल अल्कीन। ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन हम कैसे चेक करते हैं? कोई बता सकता है किस तरह से आप अल्कीन्स की स्टेबिलिटी चेक करते हो? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। Number of alpha hydrogen. Alpha hydrogen. यस, तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको वो अल्कीन बनानी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हो। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट मिला हमें सेकेंडरी अल्कोहल से। अगर हम टर्शरी अल्कोहल की बात करें यहाँ पर, अगर हम टर्शरी लेवल की बात करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर कार्बोकेटाइन काफी स्टेबल है, तो हमको और कम क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, और फाइनली हमें मिल जाएगा यहाँ पर CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर सारे सिमेट्रिकल ग्रुप लगे हुए हैं, हर तरफ CH3 लगा हुआ है, तो एक ही अल्किन मिलेगी। लेकिन अगर अलग अलग ग्रुप्स लगे होते हैं तो वहां पर हम चेक करते हैं कि किस केस में हमें मोस्ट स्टेबल अल्कीन मिलेगी।
Is this clear to everyone? Yes. ठीक है. Take the browsing problem. So complete the following reaction. आपको ये reaction complete करनी है. आपको ऐसा पूछा जाए that we have CH3, CH2, CH, CH3, OH, CH3. Complete this reaction. Yes, complete this reaction. चलिए बताइए पहले में क्या मिलेगा. 2-methyl-butene. 2-methyl-butene. ठीक है. देखो हम कौन सा हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस करेंगे. क्या हम ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं. Yes. ठीक है. Yes, sir. ताकि हमें जो अल्कीन मिलेगी, जो अल्कीन हमें यहाँ मिलेगी वो होगी CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, CH3, CH3. दिस विल बी द मोस्ट स्टेबल अल्कीन. ठीक है. बाकी अल्कीन भी बन सकती है बट ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा. चलिए यहाँ बताइए. CH and CH में. सेम ही बनेगा. सेम बनेगा. CH3, CH3, डबल बॉन्ड CH, CH3. ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट. ठीक है. अच्छा अगर इसको हम ऐसे कर देते, जैसे मान लो अगर हम ये एग्जांपल लेते यहाँ पर, जैसे हमने लिया CH3, 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 CH, OH, CH3. अगर इस पर हम डालते कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अब बताइए अब क्या बनता है यहाँ पर. आज बहुत कम स्टूडेंट्स हैं. आज कुछ स्पेशल है क्या. एनीथिंग स्पेशल टुडे. No, sir. चलिए बताइए यहाँ पे क्या बनेगा. एनीबडी. 3,3-dimethyl-butene. 3,3-dimethyl. Butene. नहीं. 2,2-dimethyl-butene. 2,2-dimethyl. 2,2-dimethyl नहीं. Sir, 3,3-butane 1-ene. 3,3-dimethyl-butane 1-ene.
अच्छा चलो मुझे ये बता दो कि मैं हाइड्रोजन कौन सा निकालूं यहाँ पर, विच हाइड्रोजन शुड आई रिमूव। चलो मैं आपके लिए नंबर कर देता हूँ, मान लो मैंने इसको नंबर किया 1 2 3 4। मुझे बताओ मैं किसका हाइड्रोजन निकालूं यहाँ पर। क्या सबको समझ में आ रहा है? का निकलेगा क्या? सर 1 टू का निकलेगा सर। 2 का हाइड्रोजन कैसे, अच्छा 2 का हाइड्रोजन कैसे निकालूंगा मैं, क्योंकि उसी का सर बन पर तो OH है। सर पहले OH निकलेगा, फिर उसके बाद वो कार्बोकेटाइन स्टेबल बनना पड़ेगा। कार्बोकेटाइन को मैं स्टेबल कैसे बनाऊंगा? फिर वो साइड वाला टर्शरी है ना, हाँ तो उसका मिथाइल इधर शिफ्ट हाइड्रेट शिफ्ट कर देंगे सर। हाइड्रेट शिफ्ट तो यहाँ पर होगा नहीं ना, मिथाइल क्योंकि शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट होगा। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करना इसको। सबसे पहले क्या होगा, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है हमारे पास, ये हमको एक H+ देगा। ठीक है, ये H+ देगा, तो ये अल्कोहल जो है ये प्रोटोनेट हो जाएगा और ये बनेगा CH3 C CH3 CH3 CHOH2+। ऑक्सीजन पर आया पॉजिटिव चार्ज, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो फिर क्या बना, कार्बोकेटाइन। तो हमारे पास बना CH+ CH3। अब ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पर एक मिथाइल शिफ्ट कर दूं, तो क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल बन सकता है? यस सर। ठीक है, तो मेरे पास बनेगा CH3 CCH3, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव और ये मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिथाइल शिफ्ट हो गया। अब मेरे पास है टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब टर्शरी कार्बोकेटाइन है मेरे पास, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कुछ इस तरह से मैं इसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर CH3 CH3, इस पर है पॉजिटिव CH CH3 CH3। अब बताओ, इसका ये अल्फा हाइड्रोजन है जो इसके पास में है, ये हाइड्रोजन इसको यहाँ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा अपने, तो ये H+ बाहर निकल जाएगा। जो H+ पहले स्टेप में यूज हुआ था, वही H+ फिर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमें अल्कीन मिल जाएगी, और अल्कीन क्या होगी, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CCH3 CH3। इसका नाम क्या होगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन। बोलो क्या ये सबको समझ में आता है? यस सर। यस विकास, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर अल्कीन मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन रियर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, तो फर्स्ट वी विल गो फॉर rearranging the carbocation so that it becomes the most stable, and then we will remove hydrogen and then we get the most stable alkene. ओके, तो ये आपको याद रखना है एग्जाम में कि कार्बोकेटाइन को जैसे भी ज्यादा स्टेबल बनाया जा सके वो हम सारा करेंगे। फिर जब मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा, देन वी विल रिमूव H। एनी डाउट टिल हियर? क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। चलो अब आगे चलते हैं। सर रीअरेंजमेंट कब कब होता है ऐसे? रीअरेंजमेंट कब कब होगा, जब जब जरूरत होगी। जैसे आप बोलोगे कि सर खाना कब खाना चाहिए, तो जब जब हमें भूख लगेगी तब खाना खाना चाहिए। देखो फंडा ये है कि जो रिएक्शन जिसमें कोई कार्बोकेटाइन या कोई भी इंटरमीडिएट बनता हो और वो RDS है, वो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो सबसे पहले हमको उसको जितना पॉसिबल हो सके उसको हम स्टेबलाइज करेंगे एंड देन विल प्रोसीड फर्दर, बिकॉज द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। इज दिस क्लियर? यस सर। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही अल्कीन बनेगी, अल्कीन तो ढेर सारी बनती है यहाँ पर।
लेकिन मेजर अल्कीन ये होगी, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि सारे प्रोडक्ट्स बताओ कि कौन कौन से अल्कीन बन सकते हैं, तो आप सारे बनाते। सारे मतलब एक आप यहाँ से निकाल देते, एक आप ये हाइड्रोजन रिमूव कर देते, तो एक अल्कीन यहाँ बनती। समझ रहे हो आप? तो उस तरह से जो भी पॉसिबल अल्कीन्स हैं वो सारी बनती है, लेकिन अगर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पूछा है, देन आई विल गो फॉर मेजर प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर? यस सर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट, अभी तक यहाँ पर हमने डिहाइड्रेशन की बात की। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। काफी इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। देखो ऑक्सीडेशन से हमारा मतलब क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई अल्कीन है, सॉरी कोई अल्कोहल है, लेट अस से वी हैव ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर भी कोई H लगा हुआ है। ठीक है, so what we are doing here basically is that sometimes these oxidation reactions are also called as dehydrogenation reaction। ठीक है, dehydrogenation का मतलब है कि यहाँ से ये H2 बाहर निकलता है, इस हाइड्रोजन गैस कम्स आउट, और यहाँ पर हमें एक तरह का कुछ कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिलता है। ठीक है, सम काइंड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स वी सी हियर। ओके, तो sometimes these reactions, oxidation reactions, are also called as dehydrogenation reaction। dehydrogenation reaction, अब dehydrogenation से मतलब क्या है? It means removal of H2। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि here the cleavage of OH bond as well as the CH bond is taking place। दो तरह के बॉन्ड्स यहाँ पर ब्रेक हो रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम क्या क्या यूज करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम कुछ उन एग्जांपल्स की बात करते हैं विच आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करते हैं। पहला पहला हम यहाँ पर लेते हैं एग्जांपल, जैसे मान लो हमने लिया हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, अगर मैं हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बात करता हूँ, या फिर जब हम लेते हैं यहाँ पर H2SO4 mixed with K2Cr2O7, or you can also call it as acidified dichromate। तो जैसे मान लो हमने लिया K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। दूसरा जो हम यहाँ पर यूज करते हैं हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4। ये या तो आप एसिडिक मीडियम में यूज कर सकते हैं या फिर अल्कलाइन मीडियम में यूज कर सकते हैं। Another strong oxidizing agent which we use here is known as chromic acid। Chromic acid क्या होता है? It is given as H2CrO4। ये कभी कभी दो कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, CrO3 प्लस H2O। CrO3 को हम बोलते हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड। क्रोमिक एनहाइड्राइड। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, और इसी तरह से हम यहाँ पर कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी यूज करते हैं जिनका ऑक्सीडाइजिंग पावर थोड़ा कम होता है। तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यहाँ पर लिस्ट डाउन करें, तो उनमें से पहला है हमारे पास PCC। इसे हम बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट,
ये हम यहाँ पर यूज करते हैं एज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसी के साथ अगर हम एक और एग्जांपल यहाँ पर नोट डाउन करें, तो अनदर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच वी यूज इज कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब इसको हम देखते हैं किस तरह से इनकी रिएक्शंस हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करते हैं कि किस तरह से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यहाँ पर बिहेव करते हैं। तो मान लो मैंने लिया कोई प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, मैंने कोई प्राइमरी अल्कोहल लिया यहाँ पर। इस प्राइमरी अल्कोहल पर मान लो मैंने डाला कोई भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस O रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब मैंने प्राइमरी अल्कोहल डाला यहाँ पर, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे पहले इस प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं इनटू अल्डिहाइड। तो यहाँ बनता है RCHO। इस तरह से यहाँ पर ये H रिमूव होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। जैसे मान लो इसको मैंने यहाँ से हटाया और इसको यहाँ लगाया, तो दिस हाइड्रोजन गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम हियर। यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल गया और हमें मिल गया अल्डिहाइड। तो पहले स्टेप में बना अल्डिहाइड। और ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं रुकती है। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इस अल्डिहाइड को भी फास्टर वे में ऑक्सीडाइज करता है और बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रिएक्शन फाइनली यहाँ पर आके रुकती है। मतलब अगर आपने किसी प्राइमरी अल्कोहल पर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो आपको फाइनली क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मिलेगा आपको। ठीक है, और आपको ये जानना चाहिए कि एक अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल के कंपैरिजन में फास्टर होता है। मतलब मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि अगर मैंने एक प्राइमरी अल्कोहल लिया तो इसका रेट ऑफ ऑक्सीडेशन RCHO के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई प्राइमरी अल्कोहल की, जब हमने एक प्राइमरी अल्कोहल पर डाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मान लो मैंने लिया कोई सेकेंडरी अल्कोहल, लेट्स से आई हैव RCHR-OH। ठीक है, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। अब सेकेंडरी अल्कोहल पर जब मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी डालता हूँ, लेट्स से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तब भी हमें सेम प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलेगा यहाँ पर हमें? RCOR-। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट गिव्स कीटोन। तो ये आपको याद रखना है कि सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से कीटोन मिलता है। ठीक है, अब अगर मान लो कि हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल था RCH2OH, इस प्राइमरी अल्कोहल पर मैंने डाल दिया कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा मुझे? व्हाट प्रोडक्ट आई विल गेट हियर? अल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन सिर्फ अल्डिहाइड पर रुक जाएगी। तो हियर आई विल गेट RCHO। ठीक है, अब बात आती है टर्शरी अल्कोहल्स की। तो टर्शरी अल्कोहल्स का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। टर्शरी अल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। टर्शरी अल्कोहल्स का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, रादर दे अंडरगो डिहाइड्रोजनेशन। रादर दे अंडरगो डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, इज दिस क्लियर? अच्छा देखो, यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल लिया था मैंने पीसीसी या फिर कॉपर विथ 300 डिग्री सेल्सियस। देखो पीसीसी क्या होता है, इसके बारे में आपको हल्का सा बता देता हूँ। पीसीसी का मतलब होता है, हमने लिया पिरिडीन
ये pyridine होता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, सॉरी ठीक है, इसे हम बोलते हैं pyridine। pyridine के साथ हम लेते हैं यहाँ पर CrO3 प्लस HCl। तो ये एक बेस है और ये एसिड है, इनके बीच में एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट क्या बनता है, दिस सॉल्ट, इसको हम इस तरह से बता सकते हैं, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर सॉल्ट बना NH प्लस Cl माइनस एंड CrO3। दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज pyridinium क्लोरोक्रोमेट, और यही होता है PCC। ये PCC एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर मैंने कोई प्राइमरी अल्कोहल लिया है यहाँ पर, इफ आई टेक सम प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, और इस पर अगर मैं डालता हूँ PCC, तो बताओ मुझे क्या मिलेगा, I'll get here aldehyde, that is RCHO। अगर मान लो ये सेकेंडरी अल्कोहल है और इस सेकेंडरी अल्कोहल पर मैंने डाल दिया PCC, तो क्या मिलेगा, कीटोन। कीटोन मिलेगा मुझे। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे पास है RCH2, चलो कोई एग्जांपल लेते हैं पर्टिकुलर। जैसे मान लो हमारे पास है CH3CH2OH, ये एक प्राइमरी अल्कोहल है और हमने डाला यहाँ पर कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या मिलेगा हमें, व्हाट डू वी गेट हियर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल से क्या देता है, बताइए, एल्डिहाइड। तो यहाँ पर हमें मिलेगा CH3CHO, जिसे हम बोलते हैं इथेनॉल, या फिर इसका कॉमन नेम होता है एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, मान लो हमने लिया कोई सेकेंडरी अल्कोहल, लेट्स टेक वी हैव आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या फिर हमने लिया प्रोपेन 2 ऑल विद कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ हमें मिलेगा कीटोन, यू कैन से एसीटोन। ठीक है, अब मान लो हमने लिया यहाँ पर CH3 हमने लिया एक टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, एक टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया हमने यहाँ पर, और इस पर हमने डाला कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन होता है, डिहाइड्रोजिनेशन होता है यहाँ पर, तो हमें मिलता है यहाँ पर अल्कीन, दैट इज वी गेट CH3 डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से हमें यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन होता है। ठीक है, सॉरी डिहाइड्रोजिनेशन नहीं, यहाँ पर होगा डिहाइड्रेशन, यहाँ से H2O बाहर निकलता है, तो इसे हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन। ठीक है, बाकी सारे में डिहाइड्रोजनेशन होता था, जो सारे ऊपर वाले केसेस थे उन सब में डिहाइड्रोजनेशन होता था, H2 बाहर निकलता था, लेकिन यहाँ पर H2O बाहर निकलता है। तो टर्शियरी अल्कोहल का एज सच ऑक्सीडेशन नहीं होता, बल्कि इनका डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, यस। इज दिस क्लियर। तो अब मुझे जरा ये बताइए कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स में से सबसे ज्यादा रेट ऑफ ऑक्सीडेशन किसका होता है, प्राइमरी का। ठीक है, तो वी कैन राइट हियर दैट द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन, द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल्स का रेट ऑफ ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल्स, और टर्शियरी अल्कोहल का तो बहुत कम होता है या फिर होता ही नहीं है ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं।
क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब देखो हम जो जनरली जो कुछ लोग जो अल्कोहलिक्स होते हैं, द पीपल हु आर ड्रग अल्कोहलिक्स, दे जनरली कंज्यूम इथेनॉल। तो जो भी अल्कोहल्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं उन सब में होता है अल्कोहल, इथेनॉल होता है, क्योंकि इथेनॉल कंज्यूमेबल है। इथेनॉल इज कंज्यूमेबल, बट समटाइम्स देखो क्या होता है, जिसमें अगर आपको बताऊं कि जब अल्कोहल बनता है, ठीक है, तो जब वो अनफिल्टर्ड होता है, तो वो प्रोसेस नहीं होता है, तो उसको जो कैरियर्स होते हैं, जो लोग उसको कैरी करते हैं, वो जनरली इसको चुराने की कोशिश करते हैं। तो उनसे बचाने के लिए जो अनफिल्टर्ड अल्कोहल होता है उसमें कुछ क्वांटिटी में मिथेनॉल ऐड किया रहता है, तो ताकि वो उसको कंज्यूम ना करें, क्योंकि मिथेनॉल जो है, मिथेनॉल कैन कॉज ब्लाइंडनेस एंड इवन द पर्सन में डाई, कि मिथेनॉल इतना डेंजरस होता है। तो इसीलिए जब उसको आफ्टर फिल्ट्रेशन देन इट इज मेड इनटू प्योर इथेनॉल एंड दैट इज यूज्ड फॉर कंजम्पशन। मिथेनॉल इज डेडली, मिथेनॉल कैन इवन कॉज ब्लाइंडनेस एंड डेथ, तो इसलिए मिथेनॉल कभी यूज नहीं किया जाता। ठीक है, उसी उसीलिए उसको बोलते हैं पॉइजनड अल्कोहल। पॉइजनड अल्कोहल का मतलब होता है कि उसमें कुछ मिथेनॉल था, और मिथेनॉल वो अल्कोहल जब किसी ने कंज्यूम कर लिया तो उससे किसी की डेथ भी हो जाती है। सो मिथेनॉल इज पॉइजनस। ठीक है, तो यहां तक हमने बात की अल्कोहल्स की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फिनॉल्स के बारे में। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि फिनॉल्स जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करती है या एज ए इलेक्ट्रोफाइल? फिनॉल्स एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकती है या एज ए इलेक्ट्रोफाइल? एनीवन? न्यूक्लियोफाइल। यस, गुड। व्हाई फिनॉल्स विल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत होती है। हाँ ठीक है, दिस आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, दिस आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो ये किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करती है और उन्हें अपने इलेक्ट्रॉन्स देती है। ठीक है, सो दे एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और यू कैन से दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो ये किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सकती है। ठीक है, और जो यहाँ पर रिएक्शन होती है उससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन शॉर्ट इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज ARSE रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर एरोमेटिक रिंग से आके जुड़ता है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो क्या हम ये बता सकते हैं यहाँ पर कि जो फिनॉल पर जो OH ग्रुप लगा हुआ है, ये OH ग्रुप प्लस M की वजह से, इसका यहाँ पर प्लस M इफेक्ट होता है, और उसकी वजह से ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है? क्या हम ये बोल सकते हैं that since OH group is electron donating group, it increases the electron density? Is this यस correct? सर। और ये किस पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है बेंजीन रिंग में? ऑर्थो पैरा। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर। So it increases the electron density on benzene ring at ortho and para positions. चलिए यहाँ तक हमें क्लियर है। तो बेसिकली
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का यही मेन फंडा है कि आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ना चाहेगा, ऑर्थो और पैरा पर। ठीक है, अच्छा ऑर्थो और पैरा में अगर हमें कंपेयर करना हो तो कहाँ प्रिफर करेगा जुड़ना, ऑर्थो पर या पैरा पर? देखो ऑर्थो पर और एट ऑर्थो Ortho. पोजीशन इट माइट फेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस को कम करने के लिए, टू अवॉइड द स्टेरिक हिंड्रेंस, इट प्रीफर्स टू गो टू पैरा पोजीशन। ओके, इट प्रीफर्स टू गो टू पैरा पोजीशन। तो अगर हम यहाँ पर वन बाय वन सारी रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर नाइट्रेशन का। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन की अगर हम यहाँ बात करें, सो इन नाइट्रेशन रिएक्शन हियर वी यूज, जैसे मान लो अगर हमने लिया फिनॉल, लेट्स से वी हैव फिनॉल, और फिनॉल पर हमने ऐड किया डाइल्यूट HNO3 एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर पर हमने लिया डाइल्यूट HNO3। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास NO2+। ठीक है, NO2+ हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ सकता है। उनमें से पैरा प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा। तो यहाँ पर हमें दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं। वी कैन गेट आइदर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और वी कैन गेट पैरा नाइट्रोफिनॉल। This para-nitrophenol is the major product, and the ortho-nitrophenol which is formed here, this is the minor product. Okay, is this clear? क्या यहाँ तक क्लियर है? सर उधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी? कहाँ पर? ऑर्थो में? यस सर। हाँ, ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, वही अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है हमारे पास, इन केस ऑफ दिस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इंटरमॉलिक्यूलर नहीं होगी क्या? इंटरमोलिकुलर बहुत कम होती है ऑर्थो पे, इंटरमोलिकुलर हो सकती है पैरा पोजीशन पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर एक 6 मेंबर रिंग फॉर्म होती है जो कि क्वाइट स्टेबल है। तो इसलिए यहाँ पर 6 मेंबर रिंग बनने के कारण आपको जनरली ये ध्यान रखना है कि 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स आर मोर स्टेबल। 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स आर मोर स्टेबल। तो अगर कहीं पे ऐसा होता है देन विल गो फॉर दैट। सो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब आप मुझे बताओ कि क्या पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर इस तरह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? क्योंकि ये तो काफी दूर है एक नो दूसरे सर। से, तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। सो रादर in case of para-nitrophenol we have intermolecular hydrogen bonding, कुछ इस तरह से। ये जो H है ये किसी और नाइट्रो ग्रुप से जुड़ा होता है और ये जो है ये आगे वाले अल्कोहल के OH से जुड़ा होता है इस तरह से। इस तरह से यहाँ पर ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मुझे जरा ये बताइए कि अगर हम वॉलेटिलिटी की बात करें, वॉलेटिलिटी का मतलब है कि वेपर बन के उड़ जाना, तो वॉलेटिलिटी किसकी ज्यादा हो सकती है, इंट्रामोलिकुलर सॉरी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की या पैरानाइट्रोफिनॉल की? ऑर्थो। वी आर टॉकिंग अबाउट वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स का वेपराइज होके उड़ जाना। तो मॉलिक्यूल्स कब उड़ पाएंगे? जब मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो या ज्यादा हो। आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना चाहिए। तो जो पैरानाइट्रोफिनॉल है, इस पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये उतना आसानी से वोलेटाइल नहीं होते हैं। जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल अंदर ही अंदर जुड़े हैं,
लेकिन आपस में नहीं जुड़े हुए हैं। तो आपस में नहीं जुड़े होने के कारण ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है इट इज मोर वोलेटाइल एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल. So we can say here that orthonitrophenol इसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल. क्या ये पॉइंट सबको समझ में आता है? Yes. So therefore we can say that orthonitrophenol and paranitrophenol can be separated by steam distillation. They can be separated by steam distillation. ठीक है, चलिए अब मुझे एक और चीज बताइए कि अगर आपको पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का या पैरानाइट्रोफिनॉल का? Para. पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. यहां तक सबको क्लियर है? बताइए, Yes, sir. इज दिस क्लियर? यस. चलिए अब हम बात करते हैं, यहां पर हमने यूज किया था डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. अगर हम फिनॉल पर डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, मान लो अगर फिनॉल पर हमने डाला कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 along with concentrated H2SO4, तो अब ये आपको याद रखना है कि HNO3 एक काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. HNO3 is a powerful oxidizing agent. तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण क्या करता है कि ये इस पूरे फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है. ऑक्सीडाइज करने का मतलब है जो भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं फिनॉल के अंदर, जो बेंजीन रिंग के अंदर जो भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं उन सबको ब्रेक कर देता है. उन सारे डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करके उनकी कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना देता है. तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनने के कारण यहाँ पर जो NO2 का एडिशन होना चाहिए था, जो इस फिनॉल का नाइट्रेशन होना चाहिए था, वो प्रोडक्ट हमें काफी कम मात्रा में मिलता है. तो यहाँ पर हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज किया, तो उसकी वजह से क्या होगा, सारी ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर NO2 ग्रुप लग जाता है. इस तरह से इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या फिर इसका एक कॉमन नेम भी होता है जिसे हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड. ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो आपको याद रखना है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. ये एक ऐसा एसिड है जिसके अंदर कोई COH ग्रुप नहीं है. ठीक है, इसमें कोई COH ग्रुप नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि इस रिएक्शन में इसका यील्ड बहुत ही कम होता है. ये माइनर क्वांटिटी में बनता है, ऑलमोस्ट लेस देन 10%. तो ज्यादा क्या बनता है, ज्यादा वो सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो ऑक्सीडेशन से मिलते हैं. ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स which are formed due to cleavage of the benzene ring. जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करते हैं, यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करते हैं, उसकी वजह से ये इस फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है. तो पिक्रिक एसिड यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है हमें. लेकिन ये आपको याद रखना है कि अगर हम फिनॉल पर डाइल्यूट HNO3 की बजाय कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दें तो हमें पिक्रिक एसिड मिलता है. और पिक्रिक एसिड जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. पिक्रिक एसिड इज ए क्वाइट स्ट्रॉन्ग एसिड. ये सिर्फ एक ऐसा ऑर्गेनिक एसिड है जो काफी स्ट्रॉन्ग होता है.
वरना जनरली हम क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड जो है दे आर वीक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड जनरली वीक होते हैं। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आती है? क्या यहां तक सबको क्लियर है? यस। ठीक है, चलो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पर, जल्दी से हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सो आपको बताना है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, अदर यू कैन से आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट्स। मान लो हमने लिया यहाँ पर हमने मेटाक्रिसोल लिया है यहाँ पर। आपको मेटाक्रिसोल का करना है मोनोनाइट्रेशन। मोनोनाइट्रेशन का मतलब है हमने डाइल्यूट HNO3 यूज किया, लेकिन सिर्फ एक इक्विवेलेंट यूज किया है इसका, ओनली वन इक्विवेलेंट। तो बताना है क्या प्रोडक्ट मिलेगा। सेकंड आपको बताना है कि अगर हमने यूज किया मेटाक्रिसोल और इस पर हमने यूज किया डाइल्यूट HNO3, टू इक्विवेलेंट्स, हमने दो इक्विवेलेंट्स इसके यूज किए, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। और अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर अगर हमने यूज किया इसको बोलते हैं फिनाइल इथेनोएट और इस पर हमने डाला डाइल्यूट HNO3, वन इक्विवेलेंट, तो बताइए क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे यहाँ पर। जल्दी से बताइए क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें यहाँ पर। पहला पहले में क्या मिलेगा, जब हम डाइल्यूट HNO3 डालते हैं तो नाइट्रेशन होता है। वन इक्विवेलेंट का मतलब है एक NO2 आके जुड़ेगा। अब वो NO2 कहाँ आके जुड़ सकता है, कहाँ से हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट बताना है। यस, ऑर्थो पे। किसका ऑर्थो, OH का ऑर्थो या मिथाइल का ऑर्थो। OH। अगर OH का ऑर्थो में देखूंगा, देखो आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये जो OH है ये मुझे प्लस M देता है मेनली, और ये CH3 जो है ये प्लस I देता है। तो मुझे उस पोजीशन पर डालना है NO2 को जहां पर उसको दोनों का इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट मिले, कि उसको OH का भी बेनिफिट मिले और मिथाइल का भी बेनिफिट मिले। तो ऐसी पोजीशन कौन सी बेस्ट होगी। अगर मैं इसको ऑर्थो के पैरा पोजीशन पर डालता हूं, चलो मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं 1 2, अगर मैं इसको नंबर 6 पे डालता तो इसको OH का प्लस M तो मिलता, लेकिन मिथाइल का प्लस I बहुत कम मिलता। अगर मैं इसको 2 पर डालता तो इसको स्टेरिक हिंड्रेंस काफी मिलती। फिर तीसरा ऑप्शन मेरे पास है इसको 4 पर डालें, तो बताइए इसको कहाँ डाल सकते हैं, 2 4 या 6। जल्दी से बताइए। 4। 4 पर डालेंगे, ठीक है। और सो हियर आई विल गेट दिस एज मेजर प्रोडक्ट। क्या है, सबको क्लियर है। अब बताइए सेकंड में क्या बनेगा, दो इक्विवेलेंट्स है हमारे पास, मतलब दो बार नाइट्रेशन होगा। तो कहाँ कहाँ हो सकता है, 1 2 3 4 1 सॉरी 2 4 5 6 कहाँ हो सकता है, जल्दी बताइए। 2 4 2 पर तो नहीं होगा ना, देखो 2 पर तो स्टेरिक हिंड्रेंस की 6 बात आ 4। जाएगी। हाँ 6 पर और 4 पर, ठीक है। सो NO2 विल प्रीफर टू गो एट दिस पोजीशन एंड एट दिस पोजीशन। यहाँ पे तो वो लीस्ट प्रीफरेंस देगा,
बिकॉज इसको दोनों का स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा इस तरह से मेजर प्रोडक्ट। चलिए अब बताइए थर्ड में क्या होगा। देखो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमने यहाँ पर COAT लगाया है, ये COAT क्या करता है, इसका काम है, ये जो OH था हमारे पास पहले, अगर यहाँ पर OH होता, अगर ये फिनॉल होता, तो फिनॉल सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिंग के अंदर देता। लेकिन अब ये जो COAT यहाँ पर लग गया है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इसके साथ रेजोनेंस में जा रहे हैं। उसकी वजह से जो बेंजीन के अंदर इसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन दिख रहा है हमें, वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन इसका कम हो गया। इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर एक इक्विवेलेंट HNO3 डालने से क्या प्रोडक्ट मिलेगा। यस, कहां पर अटैक होगा NO2 का? 3 तो मेटा पोजीशन है। देखो जब भी कोई प्लस एम ग्रुप लगा होता है, जब भी बेंजीन पर कोई प्लस एम ग्रुप लगा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किन पोजीशंस पर बढ़ाता है, ऑर्थो पर, मेटा पर या पैरा पर? ऑर्थो पैरा। ऑर्थो और पैरा पर बढ़ाता है। मेटा पर तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर अटैक कहाँ हो सकता है, या तो ऑर्थो पर हो या फिर पैरा पर हो। इन दोनों में से विच लोकेशन इज मोर प्रीफर्ड? पैरा पोजीशन, बिकॉज वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होगी या फिर होगी नहीं। ठीक है, लेकिन ऑर्थो पर काफी स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। तो ये NO2, सॉरी, ये NO2 जो है ये ऑर्थो पर नहीं लगना चाहेगा। सो ये लगेगा पैरा पोजीशन पर। ओके, एंड दिस इज द प्रोडक्ट वी विल गेट हियर, मेजर प्रोडक्ट। क्या ये सबको क्लियर है? एनी डाउट्स हियर? No, sir. ठीक है, so we conclude today's class here and then we'll continue in the next class tomorrow. Okay. Yes.